नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट के पर्यावरणीय अर्थात ईवीएस की कक्षा 3 की सभी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उसको कवर करने वाले हैं। क्लास 3 के ईवीएस की जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीटेट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सभी हम कवर करने वाले हैं और इसमें हमने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन क्वेश्चन को रखे हैं प्लस 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चन को रखा गया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आइए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1.1 है मेरा। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, वो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो मशहूर कलाकार थे विष्णु चिंचालकर जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, वो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाया करते थे और इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, इसलिए इनका नाम आप लोग भूलने नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बालक का पहला स्कूल उसका घर यानी कि परिवार होता है तथा पहला गुरु उसके माता पिता होते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि बालक का जो पहला विद्यालय होता है उसका घर यानी कि परिवार होता है और उसके जो पहले गुरु होते हैं वो होते हैं माता और पिता। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है और वो बहुत दूर से ही चीज़ों को सूंघ लेते हैं और समझ जाते हैं। साथ ही साथ कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे केवल वो छू करके, क्योंकि देखने की क्षमता कम होती है तो छू करके वो महसूस कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। और नेक्स्ट है, जैसा कि आप लोग तो जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी के ही उद्देश्यों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ 2019 तक पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने का है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को हमने पीछे बताया कि 1869 में गांधी जी की जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और 2019 में गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो सरकार का ये उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक हमारे भारत के संपूर्ण व्यक्ति को खुले से में शौच करने से मुक्ति दिलाने का है। इसलिए क्योंकि इस खुले में यदि शौच करते हैं तो उससे बहुत प्रकार की बीमारियां फैलती है और जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक और समाज के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कप्पा एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो केरल में खाया जाता है। कप्पा एक प्रकार का विशिष्ट खाद्य पदार्थ होता है जो कि केरल में उगाया जाता है और वहीं के लोग ज़्यादातर इसको खाते हैं और अधिकांशतः वे अपने घर के आंगन में इस फसल को उगाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हांगकांग के जो लोग होते हैं वो सांप का खाना खाते हैं जिसे लिंगहू फेन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हांगकांग के जो लोग होते हैं वो भोजन में अपने सांप को भी शामिल करते हैं और जिसका नाम होता है उस खाद्य पदार्थ का लिंगहू फेन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि कप्पा केरल का एक खाद्य पदार्थ है जिसे केरल के लोग खाते हैं, अपने आंगन में उगाते हैं। और हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? सांप का बना हुआ भोजन भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं, जिसे लिंगहू फेन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं। किस तेल में बनी मछली को खाते हैं? सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं। और जो गोवा के लोग हैं वो किस तेल में बनी मछली को खाते हैं? नारियल के तेल में बनी मछली को खाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर क्या है कि जो कश्मीर के लोग हैं हमारे
देश के उत्तरी छोर पे रहने वाले लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, उस सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं। और दक्षिणी छोर पे जो एक तरह से हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी छोर पर रहने वाले गोवा राज्य के जो लोग हैं वो नारियल के तेल में बनी यानी समुद्र की मछली को खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले आपको बताया कि केरल में लोग क्या करते हैं, घरों के आंगन में भी नारियल, टैपिकुआ, मसाले आदि उगाते हैं। टैपिकुआ जिसे हम लोग आप पहले पढ़े हैं उसी वही चीज़ है कि टैपिकुआ कि आंगन में, घरों के आंगन में ही नारियल का वृक्ष लगाते हैं, टैपिकुआ का उगाते हैं। और मसाले, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में मसालों के लिए प्रसिद्ध राज्य है केरल। केरल ही में ही सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन होता है। और यही कारण था कि जो अंग्रेज आए हुए थे वो केरल के कालीकट के तट पे जो पहुँचे हुए थे वहाँ से ढेर सारे मसाले लेकर के अपने यहाँ गए थे, क्योंकि वो वहाँ के जो प्रदेश है वो ठंडे प्रदेश है और वहाँ मीट मांस मछली का उपयोग ज़्यादा होता है, इसीलिए मसालों का भी उपयोग ज़्यादा होता था। अतः वो मसाला यहाँ से ख़रीद करके ले गया और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाया था। और इसी उद्देश्य से फिर अंग्रेज धीरे धीरे व्यापार करने के लिए हमारे देश में आए थे। तो अब जब केरल में उत्पादन ज़्यादा होता है तो वहीं पर ये पॉइंट निकल करके आता है कि घरों के आंगन में भी लोग नारियल, टैपिकुआ और मसाले आदि उगाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के लोग नारियल डाली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपिकुआ या टैपियोका खाते हैं। जो अभी हमने बताया कि केरल का मुख्य खाद्य पदार्थ जो टैपिकुआ होता है, जो घरों में अपने आंगन में भी उगा लेते हैं, उसको खाते हैं। तो क्या करते हैं कि नारियल डाली हुई करी बनाते हैं और उसके साथ उबला हुआ टैपिकुआ को खाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब सांप की बात आएगी खाने की तो हांगा से रिलेटेड है, टैपिकुआ की बात आएगी तो केरल से रिलेटेड है, सरसों के तेल में बनी हुई मछली की बात आएगी तो कश्मीर से रिलेटेड है, और यदि नारियल के तेल में बनी हुई मछली की बात आएगी तो कहाँ के से रिलेटेड हो जाएगा, गोवा से। देखिएगा आप दक्षिणी जो राज्य है वो समुद्र तटवर्ती इलाकों में नारियल का उत्पादन ज़्यादा होता है। नारियल के लंबे लंबे वृक्ष होते हैं और वो पर्यावरण की दृष्टि से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भी होते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग जो खाद्य पदार्थ में होते हैं वो सरसों की जगह पे नारियल का उपयोग ज़्यादा करते हैं। और हमारे जो उत्तर भारत और मध्य भारत का हिस्सा है ये सरसों के तेल का उपयोग ज़्यादा करते हैं इधर के लोग। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी से संबंधित चीज़ें हैं। राष्ट्रीय क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें राष्ट्रीय है, जैसा कि आप लोग तो जानते ही होंगे कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन है। इसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि लोग हल्के में ले लेते हैं और कन्फ्यूजन में भूल जाते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सी पक्षी है, देखिए आपको हमने बताया था कि दो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्विज के लिए आप लोगों को उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। किताबों को पढ़ करके, कक्षा 3 की इन्वायरमेंटल साइंस की ईवीएस की किताबों को पढ़ करके, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाए गए संपूर्ण बुक की क्वेश्चन है, कक्षा 3 की पूरे बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं ये। और इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चनों का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो चूहा खाती है और जिसकी पूंछ खांचे वाली होती है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा कौन सी पक्षी है जो आसमान में काफ़ी ऊंची उड़ान उड़ता है और उसकी दृष्टि काफ़ी तेज होता है तथा वह मरे हुए जानवर को भी खाता है। तो इसका राइट आंसर होता है गिद्ध। देखिए गिद्ध बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर भी उड़ता है। अगर ये बात आती है कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला ऐसे पक्षी कौन सा है तो है गिद्ध है। और उसकी दृष्टि काफ़ी तेज होती है, मानव की गति से काफ़ी तेज उसकी गति हुई होती है और उसकी दृष्टि भी होती है। और वो मरे हुए जानवर को अधिकांशतः खाता है। और मरे हुए जानवर को खाने के कारण ही आज वो विलुप्त होने के कगार पे है। क्यों? क्योंकि मरे हुए जानवर को जो इंजेक्शन जानवरों को लगाया जाता है उसमें एक ऐसी इंजेक्शन होता है जो कि इनके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। जब मरे हुए जानवरों को ये खाते हैं तो इससे इनकी मृत्यु हो जाती है और यही कारण है कि ये विलुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि गिद्ध किस दवा के कारण भारत में विलुप्त प्राय हो चुके हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं।
तो ये सेकेंड क्वेश्चन आपका था क्विज का, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। चलिए नेक्स्ट का है कि ऐसी कौन सी पक्षी, कहने का मतलब है कि जो गर्दन आगे पीछे करती है, तो इसका होता है कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है कि कौन ऐसी पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है, उसका राइट आंसर होता है मैना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जब होता है कि उल्लू अपने गर्दन पीछे तथा अर्थात चारों तरफ घुमा सकता है। देखिए अगर ये बात आती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उल्लू एक ऐसी पक्षी है जो अपने गर्दन को चारों तरफ घुमा सकती है, अर्थात पीछे भी देख सकती है। जब चारों तरफ घुमा सकती है तो दाहिने बाएं सामने पीछे हर तरफ देख सकती है, हर तरफ घुमा सकती है। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन बन करके आए कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो कि अपने गर्दन पीछे घुमा सकती है, तो उसका भी राइट आंसर होगा उल्लू। और ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकती है, तो उसका भी राइट आंसर होगा उल्लू। अगर ये भी बात है ऐसी कौन सी पक्षी है जो रात्रि में देखता है, तो उसका भी राइट आंसर होगा उल्लू। और उल्लू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ पौधों को जो ज़्यादातर पानी होती है वो बारिश में ही प्राप्त होता है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर जो बारिश होती है पानी होती है वो बारिश से प्राप्त होती है, अन्य चीज़ों से उन्हें पानी नहीं प्राप्त हो पाती है। क्योंकि जब पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम सिंचाई नहीं करते हैं उनकी, बहुत नाम मात्र की सिंचाई होती है। अधिकांशतः पेड़ों पौधों का तो सिंचाई होता ही नहीं है, तो उन्हें पानी कहाँ से मिलता होगा? अधिकांशतः क्या होती है, बारिश से ही उन्हें पानी प्राप्त होता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब चालू हो रही हैं हमारी, ब्रेल लिपि। ब्रेल पद्धति कहाँ से शुरुआत हुई और क्यों हुई? तो देखिए जो ब्रेल लिपि है किसके लिए प्रयोग होता है? जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास अपना तरीका होता है, जिसे हम ब्रेल पद्धति या ब्रेल सिस्टम कह सकते हैं, ब्रेल तरीका कह सकते हैं। इस तरह की लिपि में क्या होता है कि मोटे कागज पर उभरे हुए कुछ बिंदु होते हैं जिसे छूकर पढ़ा जाता है। तो जो व्यक्ति देख नहीं सकते तो छू करके ही उसे पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ मोटे कागज होते हैं जिस पर कुछ उभरे हुए बिंदु रहते हैं, जिसको छू करके वो पढ़ सकते हैं अपनी पद्धति के अनुसार कि क्या लिखा हुआ है। तो जब बात आती है कि कुछ उभरे हुए बिंदु होते हैं, तो उभरे हुए बिंदु कितने होते हैं? तो वहीं पे पॉइंट बनता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो उसका राइट आंसर होता है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। उन्हें 6 बिंदुओं से कई शब्द और अक्षर का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक अक्षर और शब्द में प्रत्येक अक्षर में 6 बिंदु ही होते हैं। आइए ब्रेल की कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम ब्रेल से रिलेटेड, कि ब्रेल को अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जाता है, क्योंकि पहले ब्रेल को एक निश्चित पद्धति थी जिसके तहत उभार करके बनाया जाता था। कुछ लोहे की, जैसे हम लोग छेनी से यूज करते हैं ना, कहीं दबाते हैं कापी की पे तो नीचे की तरह दब जाता है, तो उसी तरह कुछ पद्धतियाँ थी जिसके द्वारा किया जाता था, लिखा जाता था। लेकिन अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जाने लगा है। और ये इम्पॉर्टेंट बनता है कि ये ब्रेल इतनी इम्पॉर्टेंट पद्धति है, तो ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार करने वाले थे लुई ब्रेल। उनका नाम था लुई ब्रेल। और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो स्वयं अंधा थे, वो स्वयं अंधे थे। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। वे फ्रांस के रहने वाले थे तथा स्वयं अंधे थे। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। कुछ खेल के बारे में आती है बातें अब, तो खेल के बारे में हम देख लेते हैं कि स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचंगा पे, ऊंग मांगी चीन नीच आदि क्या है? तो एक प्रकार का स्थानीय खेल है। स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचंगा पे, ऊंच मांगी नीच आदि ये सब क्या है? एक स्थानीय खेल है, जगह जगह का स्थानीय खेल है अपना। सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं? तो ये एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। और साइना नेहवाल एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। देखिए दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है, इसको दिमाग में रखिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। सानिया क्या हैं? टेनिस हैं। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी, टेनिस खेलती हैं। और साइना नेहवाल
वो सानिया है, साइना है, वो मिर्जा है, नेहवाल है। तो जो सानिया मिर्जा की बात आती है तो टेनिस खिलाड़ी हैं, क्योंकि इनमें नाम थोड़ा इनका छोटा है देखिए, तो इसलिए छोटे अक्षर का हो जाए, 3 अक्षर का हो गया टेनिस। और जब बात आती है साइना नेहवाल, उनसे बड़ा नाम है इनका नेहवाल, तो हम कह सकते हैं बैडमिंटन। तो यहाँ पे हो, क्योंकि बैडमिंटन टेनिस से बड़ा है, इसको दिमाग में रखिएगा, कहीं पर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सानिया मिर्जा जो है टेनिस खिलाड़ी हैं और साइना नेहवाल है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चलिए आगे हम आते हैं। अब आते हैं, देखिए आज के ज़माने में तो चिट्ठी बहुत कम भेजा जाता है, पहले चिट्ठी बहुत ज़्यादा भेजी जाती थी। तो चिट्ठी भेजने की क्या क्रियाविधि होती है, क्या प्रोसीजर होती है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चिट्ठी को लिखते हैं, फिर ले जा करके पत्र पेटी में डाल देते हैं। जगह जगह पत्र पेटी बना हुआ होता है, उसमें ला करके हमको उस चिट्ठी को डाल देना होता है टिकट लगा करके। फिर डाकिया क्या करता है, आता है, एक निश्चित समय बना होता है, उस समय पे आता है, उस पत्र पेटी का ताला खोलता है और उस चिट्ठी को निकाल करके डाकघर में ले जाता है। इसके बाद क्या होता है, फिर उस डाकघर में जो ले जाता है तो उस डाकघर का वहाँ पे मुहर लगता है, ठप्पा जिसे लगाना कहते हैं। कहाँ पे लगता है? जहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है। मतलब आप जिस पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र के निवासी हैं, अपने पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र के किसी, जहाँ पर आप रह रहे हैं, कहने का मतलब है वर्तमान समय पे आप जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ के किसी पत्र पेटी बक्स में उसको डाल दिए, वहाँ का डाकिया निकाला और उस एरिया के पोस्ट ऑफिस में ले करके गया। उस एरिया का पोस्ट ऑफिस का वहाँ पे मुहर लगेगा, मुहर लगा करके फिर उसको छांटा जाएगा कि किस शहर को ये भेजा जाना है। तो फिर उस बड़े वितरण वाले शहर में के बड़े डाकघर को उसको पहुँचा दिया जाता है। और वहाँ पर जब बड़े डाकघर मिलती है तो फिर वहाँ पे उसका क्या होता है, छटाई होता है और फिर मुहर लगाया जाता है। फिर वो छोटे डाकघर में पहुँचती है जहाँ से तो वितरण करना होता है, फिर वहाँ पे मुहर लगाया जाता है और मुहर ठप्पा लगा करके फिर उसे डाकिया को दे दिया जाता है और अंत में डाकिया उसको उस संबंधित व्यक्ति तक पहुँचा देता है। ये पूरी प्रक्रिया है चिट्ठी भेजने की। क्या है? चिट्ठी लिखा जाएगा, उसे डाक टिकट उपयुक्त रेट का चिपकाया जाएगा, पत्र पेटी बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से डाकिया आएगा, उसका ताला खोलेगा और लेकर के वो डाकघर जाएगा। डाकघर में उस पर मुहर लगाया जाएगा, फिर उसे बड़े वितरण वाले शहर में भेज दिया जाएगा। फिर वहाँ पहुँच करके उसकी छटाई होगी और छोटे डाकघर में जहाँ से उसे वितरण करना है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। वहाँ पे मुहर लगाया जाएगा, मुहर लगा करके डाकिया को दे दिया जाएगा और डाकिया क्या करेगा, संबंधित व्यक्ति तक उसे पहुँचा देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए बारिश से रिलेटेड कुछ भौतिक भौगोलिक परिवेश से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के आधार पर सीटेट के इन्वायरमेंट क्वेश्चन में पेपर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा प्रश्नों को पूछे जाते हैं, कई बार, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए पॉइंट क्या बनता है, आसाम में उत्तर प्रदेश का भारत का जो पूर्वी राज्य है आसाम है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होने के कारण जो घर बनाए जाते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे पर बने होते हैं और इनकी ऊंचाई जो बनाई जाती है किस पर बनाई जाती है, मजबूत बांस के खंभों पर बनाई जाती है और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आसाम में ज़्यादा बारिश होने के कारण घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और अंदर से भी ये लकड़ी के ही बने होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है, अर्थात ये पहाड़ी इलाका में पहुँच जाता है, तो पहाड़ी इलाके में स्थित है और यहाँ क्या होती है, बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है काफ़ी। तो यहाँ के जो मकान होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं और इनकी जो छत होती है वो लकड़ी से ही बनती है और जो छत होती है वो ढलुआ होती है, इस टाइप से होती है जिससे अगर बारिश हो रही है तो भी वो ढुलक कर दोनों तरफ गिर जाए और बर्फ़ भी अगर गिर रही है तो भी ढुलक करके दोनों तरफ गिर जाए, स्थिर न रहे, पानी छत पे पानी ना लगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए आजकल आबादी बढ़ने के कारण हमारे यहाँ शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि शहरों की बहुत बड़ी एक समस्या क्या है, वर्तमान में घर की समस्या होती है। और नेक्स्ट जब हम बात किए हैं अभी पूर्वी भारत की हो गया, उत्तर भारत का हो गया, तो पश्चिमी भारत की बात आती है कि पश्चिम भारत में स्थित राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है और यहाँ के लोग क्या करते हैं, तब घर कैसे बनाते हैं कि यहाँ के लोग मिट्टी की बहुत मोटी मोटी दीवारों के घरों में रहते हैं
और इनके घरों की जो छत होती है वो कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। देखिए मोटी दीवारों को क्यों बनाते हैं, क्योंकि उससे गर्मी का जो उनके ऊपर दुष्प्रभाव हो कम से कम पड़े। और छत कंटीली झाड़ियों की होती है क्योंकि कई बार तूफान आते हैं, इसलिए ऐसे बनाए जाते हैं। और साथ में साथ बारिश तो होती नहीं है, इसलिए उसकी समस्या नहीं होती है। तो हमें ध्यान में रख लेना है। पूर्वी भारत के आसाम में ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होती है, वहाँ पे मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं और 10 से 12 फीट ज़मीन से ऊंचाई पर घर का निर्माण करते हैं। मनाली में, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पहाड़ी इलाके में है, अतः यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, बर्फ़ भी काफ़ी पड़ती है, इसलिए यहाँ के मकान जो होते हैं पत्थर या लकड़ी से बनते हैं और इनकी छत लकड़ी के बने होते हैं और ढलुआ होते हैं छत। और नेक्स्ट जो होता है राजस्थान की बात आती है, तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है और यहाँ इसीलिए यहाँ के लोग मिट्टी की बहुत मोटी दीवारों के घरों में रहते हैं। साथ ही इनके घरों की जो छत होती है वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। और नेक्स्ट है कि अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट, इसमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न आते हैं एग्जाम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम श्रीनगर। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, तो श्रीनगर में कहवा का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें इलायची और बादाम डालकर पकाया जाता है और एक बहुत ही स्वादिष्ट पेय पदार्थ बनता है इसके द्वारा। और नेक्स्ट श्रीनगर के बारे में हम देखते हैं कि श्रीनगर में एक प्रसिद्ध झील है जिसे हम डल झील के नाम से भी जानते हैं। श्रीनगर में चारों तरफ नीले नीले पहाड़ दिखाई देते हैं और बीच में 4 चिनारी भी दिखता है। बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं। श्रीनगर में बर्फ़ काफ़ी पड़ता है, इसलिए वहाँ पे बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं और उस घरों को हम बर्फ़ के घरों को इग्लू के नाम से जाने जाते हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के ही लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। वहाँ के घर कैसे होते हैं, पत्थर के बने होते हैं और 2 मंजिले घर होते हैं, जिसमें नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं तथा ऊपर के मंजिल पर परिवार के सदस्य रहते हैं। लेह में कैसे घर होते हैं, पत्थर के बने घर होते हैं, 2 मंजिले घर बनते हैं और जिसमें नीचे की मंजिल में जो प्रथम मंजिल होती है उस पर सामान रखा जाता है ज़रूरत की और जानवरों को रखा जाता है और ऊपर की जो मंजिल होती है उस पर परिवार के सदस्य रखते हैं। तो चलिए एक बार हम फटाफट सारे प्रश्नों को एक बार और देख लेते हैं, जिसे रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमें बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और वो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। और होता है दूसरा पॉइंट, बालक का जो पहला स्कूल होता है वो घर यानी कि उसका परिवार होता है, तो उसके गुरु माता और पिता होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत ही तीव्र होती हैं। और गांधी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और गांधी जी की जन्म जयंती की 150वीं वर्षगांठ होने पर 2019 तक संपूर्ण भारत को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम अभियान चलाया गया था, जो इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन यानी कि स्वच्छ भारत अभियान के रूप में किया गया था। और कप्पा एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो केरल में खाया जाता है और हांगकांग के लोग सांप को खाते हैं, जिसे लिंगहू फेन के नाम से जाना जाता है। और जो कश्मीर के लोग होते हैं वो सरसों के तेल में बनी हुई मछली को खाते हैं और वहीं गोवा के जो लोग होते हैं वो नारियल के तेल में बनी हुई मछली को खाते हैं। कप्पा जो होता है वो टेपिकुआ या कप्पा, टेपिकुआ और कप्पा एक ही चीज़ है, देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। टेपिकुआ और कप्पा, मसाले, नारियल, इन सब चीज़ों को केरल के जो लोग हैं वो अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं। और नेक्स्ट चीज़ होता है केरल के लोग नारियल डाली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपिकुआ या कप्पा खाते हैं। और तो आप लोग ये तो जानते ही हैं हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन है। नेक्स्ट है कौन सी पक्षी है जो चूहा खाती है और जिसकी पूंछ खांचे वाली होती है। तो इस प्रश्न को आपको इस कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और नेक्स्ट है ऐसा कौन सी पक्षी है जो आसमान में काफ़ी ऊंची उड़ान उड़ता है और जिसकी दृष्टि काफ़ी तेज होता है तथा वह मरे हुए जानवर को भी खाता है। तो उसका राइट आंसर होता है गिद्ध। और एक और क्वेश्चन बनता है गिद्ध से ही कि गिद्ध किस दवा के कारण भारत में विलुप्त प्राय हो चुका है, इसको हमने आपको बताया है अभी, इसलिए इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मैना एक ऐसी पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है और उल्लू एकमात्र ऐसी पक्षी है जिसका गर्दन चारों ओर घूम सकता है, अर्थात वो पीछे भी अपने देख सकता है एक ही समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है
पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी किससे मिलता है? वो बारिश से मिलते हैं। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रेल पे। तो ब्रेल की एक ऐसी पद्धति है जो कि ब्रेल लिपि के बारे में देखते हैं। ब्रेल लिपि एक ऐसी पद्धति है जो कि ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज की जाती है जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं और उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है। इस पद्धति में क्या होता है, इस लिपि में क्या होता है, मोटी कागज पर उभरे हुए कुछ बिंदु बने होते हैं जो कि जिसे छू करके पढ़ा जाता है। ये बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? ये बिंदु 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और अब क्या हो गया है वर्तमान में, अब ब्रेल जो है कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस ब्रेल ने किए थे जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्वयं भी अंधे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचंगा पे, ऊंच मांगी नीच आदि क्या है? ये एक प्रकार के स्थानीय खेल हैं। और जब खेल की बात हो रही है तो हम भारत के 2 प्रसिद्ध खिलाड़ियों को देख लेते हैं। सानिया मिर्जा एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रही हैं और साइना नेहवाल एक बैडमिंटन खिलाड़ी। देखिए कन्फ्यूजन नहीं हो इसमें, सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी रही हैं और साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिट्ठी भेजने की क्रियाविधि क्या है? चिट्ठी भेजने की क्रियाविधि क्या है? इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है अभी तक एग्जाम में, इसे ध्यान से देखना होगा। चिट्ठी लिखा जाता है, फिर पत्र पेटी में डाला जाता है, फिर डाकिया द्वारा निकालकर उस डाकघर में ले जाया जाता है। डाकघर का मुहर लगता है यानी ठप्पा लगाता है जहाँ से वो चलना प्रारंभ किया था। फिर क्या होता है कि वितरण वाले शहर में इसके बड़े डाकघर में इसको भेजा जाता है। वहाँ से वो छोटी छटाई होती है और छोटे डाकघर में जाती है। फिर वहाँ से वो डाकिया को मिलता है, उसमें मोहर लगता है और डाकिया उसका वितरण करता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट है, आसाम में ज़्यादा बारिश होने के कारण घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे पे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मनाली में घर कैसे होते हैं? तो मनाली में हिमाचल प्रदेश में स्थित है जो कि पहाड़ी इलाके में है और यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। और यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं और इनकी छत जो होती है वो लकड़ी से बनी होती है और इनकी छत पे ढलुआ आकार की होती है। इस प्रकार की छत होती है, ढलुआ होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्तमान में शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी भी खूब पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोगों को मिट्टी की बहुत मोटी दीवारों के घरों में रहते हैं। इनको घर की छत जो होती है कटीली झाड़ियों की बनी होती है। और नेक्स्ट है कि श्रीनगर में कहवा पाया जाता है जिसमें इलायची एवं बादाम डाल करके पकाया जाता है और ये यहाँ का एक प्रसिद्ध और स्वादिष्ट पेय पदार्थ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि श्रीनगर के बारे में, कि श्रीनगर में ही एक प्रसिद्ध झील है जिसे हम डल झील के नाम से जानते हैं। और श्रीनगर में चारों तरफ नीले पहाड़ और बीच में एक 4 मीनारी दिखती है जो काफ़ी मनमोहक दृश्य होता है। और श्रीनगर में जो बर्फ़ के घर को बने होते हैं उसे हम इग्लू कहते हैं। श्रीनगर में ही नहीं, कहीं भी यदि बर्फ़ का घर है तो उसे इग्लू कहा जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं जिसमें नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं तथा ऊपर के मंजिल पर परिवार के सदस्य रखते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।